नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक नए नए 9 जजेस की बेंच बिठाई है। आज ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और दो अदर जजेस ने डिसाइड किया है कि वो सबरीमाला का केस दोबारा सुनेंगे। अब ये सबरीमाला केवल नहीं है, अब सबरीमाला का जजमेंट तो 5 जजेस की बेंच का था, फिर 9 जजेस की बेंच क्यों सुनेगी? 5 की जगह अगर 5 को रिव्यू करना है तो 5 पहले खुद रिव्यू करें और रिव्यू करके या फिर 7 को भेजें। मामला गंभीर पड़ गया, मामला शरूर मठ खुल गया, मामला खुल गया दरगाह का, दरगाह मतलब हाजी अली दरगाह का। और ऐसे कई एक मामले जिसमें इक्वलिटी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले डिसीजन दे चुका है, वो सारे मामले खुलेंगे। शरूर मठ का जो मामला है वो मामला हमको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। शरूर मठ 1954 की बात है, तमिलनाडु में जब सरकार बनी, मतलब स्टेट ऑफ मद्रास उस समय हुआ करता था। स्टेट ऑफ मद्रास ने ये तय किया कि वो मंदिरों को कब्जे में लेंगे। आपको याद होगा हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट उन्होंने बनाया और उस एक्ट के तहत मंदिरों की व्यवस्था अपने हाथ में लेने लगे। शिरूर मठ बड़ा मठ था, शिरूर मठ को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। जब कब्जे में ले लिया तो शिरूर मठ के महंत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चले आए। उन्होंने कहा भाई हमारा रिलीजन इज अ फंडामेंटल राइट, और रिलीजियस अगर फंडामेंटल राइट है तो फिर हमें ये अधिकार है। 7 जजेस की बेंच बैठी थी शिरूर मठ के मामले में, 7 जजेस की बेंच बैठी थी और 7 जजेस की बेंच ने यह कहा कि सेकुलर जो फंक्शन हैं मंदिर के वो सरकार ले सकती है। अब सेकुलर फंक्शन मंदिर के कौन से हैं? सेकुलर फंक्शंस मंदिर के हैं साफ सफाई, मैनेजमेंट और फाइनेंस। मामला तो यही था कि राज्य सरकार फाइनेंस चाहती थी और मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है वो चढ़ावा वो अपने लिए चाहते थे। वो उन्होंने तय कर दिया। उन्होंने कहा कि सेकुलर फंक्शन सरकार करेगी और बाकी रिलीजियस फंक्शन जितने हैं वो मठ के पुजारी करेंगे और मठ के जो अर्चक होते हैं वो करेंगे। यानी कि पूजा पाठ की पद्धति में कोई इंटरवेंशन सरकार नहीं कर सकती और पूजा पाठ में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बना सकती, लेकिन बाकी सेकुलर काम सब वो करेंगे। राज्य सरकारों ने करना शुरू किया और ईओ बिठाने शुरू कर दिए, ई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। पहले ये था कि नहीं ट्रस्ट तय करेगी, फिर उन्होंने क्या किया, ट्रस्ट को रिप्लेस करते हुए एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा दिया। ये कहा गया कि भाई ट्रस्ट में डिस्प्यूट है, किसी भी एक सदस्य के द्वारा एक एप्लीकेशन लगवाई या लोगों के द्वारा एप्लीकेशन लगवाई कि साहब ट्रस्ट जो है वो ठीक नहीं कर रही है, इसलिए ईओ बिठा दिया। क्योंकि पहले ट्रस्ट बैठी हुआ करती थी तो फिर अगर फाइनेंस का भी मामला आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी मामला आता है तो ट्रस्ट उसमें इंटरवीन करती थी और ट्रस्ट कहती थी कि भाई हमारे मंदिर का पैसा आप कैसे ले जाओगे या कहां लगाओगे। ऐसी परिस्थिति में बात बिल्कुल क्लियर थी कि इनको ट्रस्ट को भंग करना है और भंग करके इकोनॉमिक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाना है। राज्य सरकार ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाने शुरू कर दिए। जब भी एडीएमके की सरकार आई उसने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा दिए। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठाकर सभी बड़े मंदिरों का जो धन है वो अपने पास रखना शुरू कर दिया। बोले हम रोड बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे। बाद में हालांकि वो मामले लगातार मद्रास हाई कोर्ट में जाते रहे और मद्रास हाई कोर्ट ये कहता रहा कि मंदिर का पैसा सिर्फ मंदिर में इस्तेमाल हो सकता है, मैनेजमेंट आपके पास होगा। चूंकि 7 जजेस के शरूर मठ का केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 7 जजेस डिसाइड कर चुकी थी, इसलिए मद्रास हाई कोर्ट के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट सके। अब सेकुलर वर्क को लेकर अब नया डिसीजन आएगा। तो सबरीमाला का केस रिव्यू में आया। सबरीमाला का क्यों रिव्यू में आया? सबरीमाला के मामले में हमको मालूम है कि सबरीमाला के अलग अलग मंदिर हैं। एक मंदिर ऐसा है जिसमें रजस्वला स्त्रियां नहीं जा सकती। अब कुछ महिलाएं हमारे यहां लेफ्ट विंग घुस गई, फंडामेंटल राइट है हमको। अब वो फंडामेंटल राइट को लेकर जब वहां घुसे तो फिर पुजारियों ने मना किया, मैनेजमेंट ने मना किया, राज्य सरकार साथ में खड़ी थी, केरला की सरकार है भाई। लेकिन वो मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 जजेस की बेंच बिठा दी और कहा कि भाई सेकुलर आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 14 इनको मिलाकर हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 भारी बता दिया उन्होंने, और राइट टू इक्वलिटी है, आर्टिकल 25 और 26 होते हुए भी राइट टू इक्वलिटी है, और राइट टू इक्वलिटी में महिलाओं को भी वैसे उतना ही अधिकार है किसी मंदिर में जाने का जितना कि बाकियों को है। उससे रजस्वला, कुंवारी कन्या, विवाहित कन्या, बूढ़ी, इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तरीका तो जो सबरीमाला की प्रैक्टिस है, ये कहा जाता है भगवान अयप्पा वहां बैठे हुए हैं और भगवान कंवारे हैं, इसलिए उनका दूसरा मंदिर भी है जो शादीशुदा है, मतलब उनके विवाह का भी जो दूसरा मंदिर है उस मंदिर में जा सकती हैं महिलाएं, लेकिन ये भगवान का
कौवर का मंदिर है, इसलिए भगवान के मंदिर में ऋजुसुलाग्रत स्त्रियां नहीं जा सकती, बच्चियां जा सकती हैं, बूढ़ी जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं जा सकती। तो 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक ऐसा कुछ उन्होंने 50 वर्ष या 60 वर्ष का रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, तो इक्वलिटी है। सबरीमाला का जजमेंट हो गया, सबरीमाला का जजमेंट हो गया तो पूरा केरला भड़क गया। केरला में चूंकि सबरीमाला अयप्पा मंदिर बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त है, उसकी यात्राएं शुरू होती हैं, महीनों के हिसाब से वो चलता है, काले कपड़े पहनते हैं, उसका व्रत रखना पड़ता है और बहुत ज्यादा मान्यता है केरला में। ऐसी परिस्थिति में केरला की महिलाएं भी रोड पर उतर आई, लोग भी रोड पर उतर आए। मामला आते आते फिर सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन कई एक लोगों ने डाल दी, कई एक ऑर्गेनाइजेशनें आ गई, इंडिविजुअल आ गए। जब कई एक पिटीशनें आ गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उसको स्टे कर दिया। मतलब अभी पुराने वाले जजमेंट को स्टे किया जाता है, लेकिन कोई वर्डिक्ट नहीं दी। अब वो वर्डिक्ट नहीं दी, स्टे तो है, लेकिन क्या वर्डिक्ट आएगी? आना चाहिए। ऐसा ही एक मामला हाजी अली दरगाह का है। हाजी अली दरगाह में भी वो महिलाओं के प्रवेश वाला मामला था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही डिसाइड किया कि नहीं नहीं, महिलाओं के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। किसी भी ऐसी धार्मिक स्थान पर जहां पर महिलाएं जाना चाहती हैं वहां रोका नहीं जा सकता उनको। मामला वो भी गंभीर हो गया। एक और मामला अपने को याद होगा कि पारसी समाज का है। पारसी समाज की खास बात है कि पारसी समाज में अगर कोई बाहर विवाह करेगा तो फिर वो पारसी नहीं रहेगा। यानी कि पारसी अगर बाहर, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, महिला अगर पारसी समाज के बाहर विवाह करेगी तो वो पारसी नहीं रहेगी, और अगर पुरुष भी बाहर पारसी से बाहर किसी को लेकर आएगा तो वो पारसी नहीं रहेगा। अब इसमें पारसी समाज चूंकि मार्जिन पर आ गया है, बिल्कुल साइड में आ गया है, इसलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि नहीं नहीं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। ऐसा ही एक मामला दाऊदी बोहरा समाज का आ गया। दाऊदी बोहरा लाइकली टू बी हिंदू होता है, मुसलमान उसको मुसलमान नहीं मानते, उनकी प्रैक्टिसेस हिंदुओं की तरह होती हैं, लेकिन उनका सिस्टमेटिक चार्ट होता है। वो इस्लाम की कुछ बातें मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, लेकिन वो बड़े सिस्टमेटिक हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। उनके यहाँ जेनेटाइल यानी कि जो खतना है, महिलाओं का खतना, ये पुरुषों के खतने के साथ महिलाओं के खतना भी अनिवार्य होता है। महिलाओं के खतने अनिवार्य को लेकर सुप्रीम कोर्ट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है। अब ये इतने सारे मैटर हो गए जिनकी लाइन एक तय है, और वो लाइन ये है कि भाई इक्वलिटी बिफोर लॉ है, यहां रिलीजन हावी नहीं होगा, यहां इक्वलिटी होगी, सबको बराबरी का अधिकार है, सब बराबरी से रहेंगे और सबके फंडामेंटल राइट है। सबरीमाला के मामले में जब स्टे कर दिया गया तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सबरीमाला का जजमेंट या तो रिज्यूम करे और ये कहे कि नहीं नहीं, महिलाओं को राइट है, और या फिर केरला में और पूरे हिंदुस्तान में जो विरोध हो रहा था वो करे। केंद्र सरकार को नोटिस किया गया। केंद्र सरकार ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच के सामने, जिसके सामने ये रिव्यू होने के लिए गया, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप इसको रिव्यू करें। हम चाहते हैं कि भारत में जो हिंदुओं की रिलीजियस भावनाएं हैं उन भावनाओं को पर ध्यान दें। हम चाहते हैं कि आप आइदर हियर या आइदर देयर डिसाइड करें। मामला बिल्कुल साफ था। केंद्र सरकार इस मन की है कि केरला के अंदर जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस वैसी बरकरार रहनी चाहिए। चूंकि भगवान अयप्पा का एक दूसरा मंदिर भी है जो महिलाओं के लिए खुला हुआ है, और एक और मंदिर की बात कही जाती है जिसमें सिर्फ महिलाएं जाती हैं, तो फिर जब इक्वलिटी है तो फिर कैसे ये जबरदस्ती भगवान अयप्पा के जो कौवार का जो उनके अविवाहित अयप्पा का मंदिर है उसी में जाना, ये तय होना है। अब सवाल इसमें ये पैदा हो रहा है, शिरूर मठ वाला मामला, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आज उन्होंने कहा कि इस मामले को उठाते समय हमको बहुत बड़े बेंचमार्क सिद्ध करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा हमें इस पर बियॉन्ड दी लिमिट, बियॉन्ड दी कॉन्स्टिट्यूशन जाना पड़ेगा। और जो सवाल तय किए गए हैं वो ये है कि आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 की जो प्रैक्टिसेस हैं वो प्रैक्टिसेस रिलीजन वर्सेस फंडामेंटल राइट, यानी कि रिलीजियस राइट वर्सेस फंडामेंटल राइट। क्या फंडामेंटल राइट रिलीजियस राइट के ऊपर भारी होंगे? ये मामला तो अब बुर्का और हिजाब का भी खुलेगा। उस हिजाब और बुर्का में भी रिलीजियस राइट हैं, तो क्या रिलीजियस राइट इनके ऊपर हावी होंगे? ये सवाल पैदा हो रहा है। और शिरूर मठ का मामला यह है, क्या सरकार को, चूंकि लगातार मद्रास हाईकोर्ट कह चुका है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी, अभी आपको याद होगा केरला वाला मामला था, केरला में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मंदिर का जो पैसा है वो सेकुलर पैसा नहीं है, वो पैसा मंदिर का है।
इन्हीं चीफ जस्टिस ने कहा था वो मंदिर का पैसा है और मंदिर को ये तय करना, वहां की जो 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 कमेटी है, जो वहां का ट्रस्ट है, उसको ये तय करने का अधिकार है कि वो पैसे को कैसे रखेगा और कहां इन्वेस्ट करेगा। मंदिर का पैसा ट्रस्ट का भी नहीं है। मंदिर में जो धन चढ़ाया जाता है वो डिवोटीज का है, जो वहां आते हैं, और डिवोटीज की सुविधा के लिए वहां जो भी काम होने हैं, मंदिर के रखरखाव, मंदिर के बढ़ावे के लिए, मंदिर की सुरक्षा के लिए, डिवोटीज को फैसिलिटेट करने के लिए, अगर आपको बनाना है तो वहां बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनाइए, जो देश भर से डिवोटीज आ रहे हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था करिए। आपके पास धन है तो उनको वहां पर भंडारा लगाइए। बहुत जगह लगता है, आप देखिए, मैं समझता हूं कि शिरडी में लगता है, बहुत जगह लगता है, आप लगाइए उसको। आप इलाज की व्यवस्था, जो डिवोटीज आ रहे हैं उनके इलाज की व्यवस्था करिए, जो डिवोटीज आ रहे हैं उनको शास्त्र पढ़ने की व्यवस्थाएं करिए। आप मंदिर के जो जो व्यवस्थाएं हैं उनकी बात करिए, मंदिर को भव्यता दीजिए। लेकिन आप वो पैसा निकाल नहीं सकते। जब शिरूर मठ में कहा था कि सरकार उसको कर सकती है, सरकार उसको मैनेज कर सकती है, सरकार उसके सेकुलर फंक्शन कर सकती है, तब चीफ जस्टिस, मतलब मैं कह रहा हूं कि आपको याद होगा ऑनरेबल जस्टिस चंचूड़ ने भी ये बात कही थी और उन्होंने भी कहा था कि भाई मंदिर का पैसा तो केवल मंदिर प्रशासन का है, सरकार का नहीं है। अब सवाल इसमें शिरूर मठ वाले में ये पड़ेगा, क्या मद्रास की सरकार, क्या तमिलनाडु की सरकार अब जो वो खेल खेल रहे हैं हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत, और वहां फिनेंस देखने लगते हैं, वहां का खजाना देखने लगते हैं, वहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करने लगते हैं और ये सारी व्यवस्थाएं वहां बदलते हैं, क्या उनको ये अधिकार होगा? मैं समझता हूं शबरीमाला के केस ने मद्रास, तमिलनाडु, कर्नाटक और इन राज्यों में जहां पर हिंदू रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट के तहत सरकारें मंदिर पर प्रशासन करती हैं, सरकारें मंदिर का पैसा ले लेती हैं, उन सबको अब हाथ धोना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के जो पिछले बयान आए, जो उन्होंने ऑर्डर किए हैं, उन ऑर्डरों को अगर ध्यान में रखेंगे तो मंदिर सेकुलर स्थान नहीं है। याद रखिएगा, मंदिर सेकुलर स्थान नहीं है। और मंदिर सेकुलर स्थान नहीं है भाई, वो तो रिलीजियस है, हम तो पूजा पाठ के लिए जाते हैं। धर्म और रिलीजन में फर्क है। धर्म का मतलब पूरा प्रादुर्भाव है जो धारण करने वाला है, वे ऑफ लाइफ है, हिंदुस्तान की प्रगति, हिंदुस्तान के संस्कृति, हिंदुस्तान के संस्कार, हिंदुस्तान के पूर्वजों के द्वारा किए गए काम, और इस मिट्टी पर जो वे ऑफ लाइफ है, यहां का जो वातावरण है, ये धर्म है। जैसे सूर्य का धर्म है रोशनी देना, एनर्जी देना, जैसे नदी का धर्म है जल देना, जैसे पृथ्वी का धर्म है भोजन देना, पेड़ का धर्म है फल देना, ये सब हमको दे रहे हैं, इनका धर्म है। तो मेरा धर्म क्या है, मतलब वे ऑफ लाइफ क्या है, इनके सबके साथ मेरा संपर्क क्या हो, ये धर्म है। अब रिलीजियस फंक्शन है, क्योंकि मंदिर के अंदर जो पूजा है, मैं किसकी पूजा करता हूं, कौन से मंदिर को मानता हूं, कौन से देवता को मानता हूं, किसकी आराधना करता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत विषय है। और ये रिलीजियस फंक्शन है। रिलीजियस फंक्शन मंदिर बनाकर रखा गया है। मंदिर के रिलीजियस फंक्शन में क्या सरकार एंट्री मार सकती है? क्या रिलीजियस फंक्शन भी सेकुलर फंक्शन है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय को हम डिसाइड करेंगे। क्या रिलीजियस फंक्शन फंडामेंटल राइट के ऊपर, रिलीजियस राइट फंडामेंटल राइट के ऊपर है, या फिर रिलीजियस राइट्स आर सबोटेज टू द फंडामेंटल राइट? ये बात अब तय होनी चाहिए। तो सवाल मैं कहता हूं कि इन चीफ जस्टिस के रहते हुए अब जो डिसीजन, अब जो वो सुनने जा रहे हैं अप्रैल में, उन्होंने कहा 7 अप्रैल से हम सुनेंगे और 22 अप्रैल तक आखिरी आर्गुमेंट होगा। जिसको प्लीडिंग पूरी करनी है, जिसको कुछ करना है, वो सबमिट कर दे। और अब हम 9 जजेस की बेंच इसमें फॉर्म कर रहे हैं। 7 अप्रैल को हम पहले दिन सुनवाई करेंगे। तो पहले जो प्लीडर्स हैं, जो रिव्यू डालने वाले हैं, उनको 2 दिन सुनेंगे। फिर अगले हफ्ते में जो डिफेंडेंट है उनको 2 दिन सुनेंगे। और फिर अगर रिजॉइंडर लगाना हो तो किसी को, तो रिजॉइंडर सुनेंगे। और 22 तारीख को हम ये फाइनल कर देंगे। उसके बाद जजमेंट पर लगा दी जाएगी फाइल। तो मैं समझता हूं कि अब मंदिर, आपके प्रयास, मैं लगातार पिछले 10 साल से मंदिरों के एक भी केस नहीं छोड़ रहा हूं। मद्रास के, खासतौर से केरला के मंदिरों को मुक्त करवाने के लिए जो कानूनी अप्रिसिएशन हो सकता है, जो कानूनी मुझे समझ में आता है, और जो हाई कोर्ट कह रहा है, बड़ी बेंच कह रही है, चाहे वो किसी भी प्रकार का मंदिर हो,
मंदिर के राइट हो। मैंने एक भी केस पिछले 10-12 साल में नहीं छोड़ा है कि आपको बता दूं। इन केसेस में मैंने वक्फ के आंदोलन शुरू किए, वो भी 15 साल पहले वक्फ का मामला खोलना शुरू किया था, चर्चेस का मामला खोलना शुरू किया था, मंदिरों का मामला खोलना शुरू किया था। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और आपने हमको धैर्यपूर्वक सुना, देश में एक वातावरण बनाया जिसका परिणाम मुझे लगता है कि अब 1 महीने में निकलने वाला है। इसलिए आप सभी को और चीफ जस्टिस को साधुवाद कहना चाहिए, केंद्र की सरकार को साधुवाद कहना चाहिए और आप मुझे सुनते आए और देश भर में एक वातावरण आपने तैयार किया। मैं हम सबको उन विषयों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब आपके मंदिर मुक्त होने का समय आ गया है। रिलीजन, भारत का अपना रिलीजन, उस रिलीजन पर बात अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।